चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज का जो हमारा सेशन है वो मतलब आखिरी क्लास जो हमने ली थी क्लास 6, उसके बाद ये क्लास 7 है। इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने पिछले सारे सेशंस को देखा होगा और आप जो है लगातार इसको सीख रहे होंगे। आप लगातार जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि मेहनत आपके साथ करने में मजा तभी आता है जब उस मेहनत से लोगों को लाभ मिले। अभी जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो काफी सॉलिड कंटेंट आपको दिया जा रहा है और उसको भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको सीक्वेंस वाइज जो है सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए सीधे शुरुआत करते हैं क्लास की और लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये जो आज का टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं वो है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न में जो ये पहला पैटर्न है उसमें आप देखो कि कैसे जो है क्वेश्चंस को हमें डील करना है। तो इसको हम बोलेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितने लोग जो है वो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। इसके लिए क्या करना है वो चीज आप समझिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, N of A यूनियन B बराबर होता है N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। अब ये क्या होता है पहले इसको अच्छे से समझो। इस U को हम कहते हैं यूनियन और इस यूनियन का मतलब होता है कुल, यानी कुल मिलाकर कितनी संख्या है वो। N of A ये कोई एक प्रकार हो गया, N of B ये दूसरा प्रकार हो गया। जैसे यहाँ पर कुछ लोग समाचार पत्र X पढ़ रहे हैं तो उनको हम A में ले लेंगे, कुछ लोग Y पढ़ रहे हैं उनको हम B में ले लेंगे। और ये जो साइन है इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन आपका रिप्रेजेंट करता है दोनों को। तो आपको इसमें सिंपल एक बात ध्यान रखनी है कि जो काम दोनों लोग कर रहे होते हैं उसको आपको क्या करना है, उसको आपको माइनस करना है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्या है, N of A यूनियन B इज इक्वल टू N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग Y पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। तो आप ये देखो कि कुल मिलाकर कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा N of A, यानी N of A है आपका 40%। 40% लोग पढ़ रहे हैं पहले प्रकार का समाचार पत्र। N of B है आपका 50% माइनस जो चीज दोनों में है उसे माइनस कर देंगे, दोनों में क्या है 10%। तो ये कितना हो गया, 40 प्लस 50 90, 90 में से आपने 10 माइनस किया, यानी 80% लोग वो हैं जो या तो समाचार पत्र X पढ़ रहे हैं या समाचार पत्र Y पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। आपको मालूम है कि परसेंटेज के अंदर कोई भी चीज 100% हो सकती है फाइनली। तो जब मुझे यहां से वैल्यू ये मिल रही है कि 80% लोग वो हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कितना रह गया 20%। 20% वो होंगे जो दोनों में से कोई भी अखबार
नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20%। बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखो, आपको यहाँ पर ये मेथड ध्यान रखना है, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसमें ये आपके कुल को बताता है, कुल मतलब 100% को रिप्रेजेंट करेगा। ये a और b अलग अलग प्रकार हैं और इंटरसेक्शन जो है वो दोनों को डिनोट करेगा और दोनों वाले को हमेशा माइनस करना है। यहाँ पर 50 पहला प्रकार है, सॉरी यहाँ पर 40 जो है वो पहले प्रकार का अखबार है, 50 जो है वो दूसरे प्रकार के पेपर को पढ़ने वाले लोग हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर 40 प्लस 50 और जो लोग दोनों को पढ़ रहे हैं उसको मैंने किया माइनस। तो 40 प्लस 50 90, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80। 80% वो हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो आपको बताना था कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र या कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20%। क्लियर। अब अगर ये पैटर्न आपने ठीक से समझ लिया तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनने लगेंगे। चलिए देखें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेल्युलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेल्युलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हों क्या होगा। मतलब आपको ये बताना है कि एक सर्वे हुआ है, इस सर्वे में आपको ये बताया गया है कि 30% लोगों के पास टेलीफोन है, 75% लोगों के पास कंप्यूटर है, 25% लोगों के पास दोनों हैं। तो आपको ये बताना है लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास या तो फोन है या कंप्यूटर है या दोनों है। तो अब इसके लिए आप ये देखो कुल मिलाकर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इन दोनों में से कोई है। तो मैंने अभी अभी आपको एक मेथड बताया था n ऑफ a यूनियन b, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है हमें। n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं सीधे। 30% लोगों के पास फोन है, 75% लोगों के पास कंप्यूटर है, 25% लोगों के पास दोनों है। जो चीज दोनों है उसको हम माइनस कर देंगे। तो आपको यहां से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 30 और 75 105। 105 में से 25 माइनस किया, कितना आया 80%। 80% लोग वो हैं जिनके पास या तो फोन है या कंप्यूटर है या दोनों है। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सीधे ऑप्शन बी 80%। अब इस क्वेश्चन में आपसे और क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ना तो फोन है ना कंप्यूटर है। तो ऐसे लोगों की संख्या बताओ। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। अब इस क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ सकता था, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों में से या तो एक्स पढ़ते हैं या वाई पढ़ते हैं या फिर दोनों पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या था 80%। अब यहां पर आ जाओ, यहाँ पर आपको ये बताना है कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन है या फिर जिनके पास जो है कंप्यूटर है या फिर जिनके पास दोनों है। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया 80%। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो ये पूछता कितने ऐसे जिनके पास दोनों नहीं है, तो सिंपल हमारा आंसर क्या होता वहां पर 20%। तो जब भी आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन करने के पीछे का जो आपका अप्रोच है, जो आपका लॉजिक है, वो केवल उतना नहीं होना चाहिए जितना क्वेश्चन में दिया गया। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, आंसर निकाल लिया। अब आंसर निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि बस हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएं बिना क्वेश्चन पर विचार किए।
जब भी आप क्वेश्चन करो तब आप एक चीज ये सोचो, जैसे आपने एक क्वेश्चन कर लिया, अब आप सोचो कि इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है, यानी उस क्वेश्चन से जुड़े हुए और कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील करोगे और इस तरीके से जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यकीन मानो कि आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपका दिमाग और अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, उसमें और जो है कितने तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। फिलहाल क्वेश्चन सीधा था हमारे पास, हमने क्या किया, दोनों को पहले प्लस किया और जो चीज दोनों में है उसे माइनस, और सीधा आंसर आ गया 80%। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां ध्यान देंगे क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ इसने क्या किया, मिक्सिंग की। अब जैसे आप देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि कितने ऐसे हैं जो कोई भी चीज नहीं पढ़ते, मतलब कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। दूसरे में ये था कि ये बताओ कि उनकी संख्या क्या है जिनके पास या तो टेलीफोन है या कंप्यूटर है या दोनों है। तीसरे में पैटर्न बदला, तो आपको ये सिस्टमैटिक अप्रोच भी समझना होगा। जैसे आपको ये भी देखना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को बदला जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा जो पढ़ने का ढंग है वो रटने वाला नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रटते हैं और उसमें क्या रहता है कि जितने क्वेश्चन उन्होंने पढ़े हैं वो एक तरीके से उनको बस वही चीजें याद रहती हैं या फिर वही क्वेश्चन वो बना पाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी अगर घूम जाता है तो वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो कम से कम आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन का आप विश्लेषण करो और देखो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। चलिए, तो क्या करेंगे इसमें आप एक काम करो, पास वालों को एक तरफ ले लो और फेल वालों को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो यहां इंग्लिश ले लिया, दूसरा है मैथ्स। किसी परीक्षा में 70% इंग्लिश में और 80% गणित में पास होते हैं। इंग्लिश में पास कितने हुए, 70%, मैथ में कितने हो गए, 80%। ठीक है, 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो आप ये देखो, अगर इंग्लिश में 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 30%, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज के अंदर कोई भी चीज 100% हो सकती है, ना तो उससे कम होगी ना उससे ज्यादा होगी। अगर 70% पास हो गए तो फेल हो गए 30%। मैथ में अगर 80% पास हैं तो फेल कितने होंगे, 20%। अब आपसे क्या दिया है, दोनों विषय में फेल, तो दोनों विषय में फेल कितने हैं, 10%। अब आपको मालूम है कि जो चीज दोनों विषय में है आपको उसी के आधार पर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो आप ये निकालो यहां से कि टोटल फेल कितने हैं, कुल मिलाकर कितने लोग फेल हुए। तो 30% फेल हुए हैं पहले विषय में, 20 हुए हैं दूसरे विषय में, 10 दोनों में, दोनों वाले को माइनस कर देते हैं तो 30 और 20 50, 50 में से 10 माइनस किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 40। यानी 40% ऐसे छात्र हैं जो कुल मिलाकर फेल हुए हैं। अब 40% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, आपको यहाँ पर दे रहा है 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। पास होने वालों की संख्या हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 60%, जो कि क्वेश्चन में कितनी है, 144। इसको कैंसिल कर लेते हैं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं 12 से। तो 12 से कैंसिल किया, 12 पंजे 160 और ये 12 का वर्ग होता है 144। अब 5% बराबर कितना आ रहा है, 12। मुझे निकालना है 100%, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या हमेशा 100% होती है। 5 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे,
सिंपल 5 को अगर 100 बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और अगर 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो जिस संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ होगा उसी का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो अगर 5% बराबर 12 है तो इसका मतलब 100%, 20 इंटू 5 100% बराबर, एक मिनट, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 20, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 240। इसका मतलब कुल अभ्यर्थी कितने होंगे, 240। ये बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से एक बार क्वेश्चन को फिर देखो, फिर हम ये भी देखेंगे कि इसमें और आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो फिलहाल जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये क्या कह रहा था कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% पास होते हैं और मैथ में 80% पास होते हैं। मैंने यहाँ पर पास लिखा, इंग्लिश में 70 को पास किया और मैथ में 80 को। अगर 70 पास हैं तो फेल होंगे 30, और अगर यहाँ 80 पास हैं तो फेल होंगे 20। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज दोनों विषय की है आपको तीनों का स्ट्रक्चर उसी में लेना है। 30 इसमें फेल है, 20 इसमें फेल है, 10 दोनों में फेल है, ये भी फेल वाले हैं। तो मैंने क्या किया, अभी आपको सिखाया था n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको इनको जोड़ देना है और जो चीज दोनों में है उसे माइनस। तो ये मुझे मिल गया 40%। 40% अगर फेल हो रहे हैं, 40% अगर फेल हैं तो पास कितने होंगे, पास होंगे 60%। 60% की जो संख्या है वो किसके बराबर है, 144 के बराबर है। मतलब 60% रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को। तो मैंने इसको कैंसिल किया 12 से, 12 पंजे 60 और 12 से 144 को बराबर। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां से सीधा इस 5 को 100 बना दिया, क्योंकि मुझे निकालना था कुल संख्या और कुल संख्या अपने आप में 100 होती है। 5 को 100 बनाने के लिए क्या तरीका है कि आप 5 में 20 से गुणा कर दो। अब 20 का गुणा यहाँ करेंगे तो 20 का यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% बराबर 240। एक तो आपसे वो ये पूछ सकता है, इसके अलावा वो आपसे क्या पूछ सकता है, इसके अलावा पूछ सकता है कि फेल होने वाले कुल छात्र कितने हैं। फेल का परसेंट आपसे पूछ सकता है, परसेंट नहीं, फेल की संख्या पूछेगा। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। तो आपसे वो ये पूछ सकता है कि फेल वाले कितने हैं, राइट। आप ये देखो कि मुझे वैल्यू मिली कि 5% बराबर मुझे यहाँ मिला 12। मैंने यहाँ से चेक किया टोटल फेल कितने हैं, 40। अगर मुझे इस 5 को 40 करना है तो 8 से गुणा करेंगे और 8 से यहाँ करेंगे तो 8 से यहाँ होगा, यानी फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 12 8 96, 96। आपसे ये चीजें भी पूछी जा सकती थी। अगर वो आपसे ये पूछे कि दोनों विषय में कितने छात्र फेल हो गए, तो दोनों विषय में 10% फेल हुए हैं, बोथ दोनों विषय में 10% फेल है। 240 का अगर 10% निकालेंगे तो सिंपल 24 आ जाएगा। 24 जो है वो दोनों में फेल है। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन हमने किया उसके साथ साथ उससे वो और क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। तब फिर आपकी जो तैयारी है वो एक कंप्लीट जो है वो स्टडी मानी जाएगी कि आप केवल उतना ही नहीं सीख रहे हो जितना क्वेश्चन में दिया है, आप वो भी सीख रहे हो कि इसके अलावा वो और क्या पूछ सकता है। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है कि नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषय में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप देखें कि क्या जो है वो हमसे पूछा जा रहा है। कोई स्कूल है, उस स्कूल में 90% जो छात्र हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं, 85% जो छात्र हैं वो मैथ में पास हुए हैं और 150 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, यानी दोनों विषय में वो पास हो गए।
इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब छात्रों की कुल संख्या आप बताओ। तो आप ये देखो कि टोटल जो है कोई भी चीज 100 से ऊपर नहीं जा सकती। यहां पर कितना हो रहा है, 90% पास हो गए पहले विषय में, 85% पास हो गए दूसरे विषय में। इसको अगर हमने टोटल किया तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 175%। क्लियर। अब मुझे मालूम है कि कोई भी चीज कभी भी जो है 100% से ऊपर हो नहीं सकती। अब उसने ये भी बोला है कि कोई फेल नहीं हुआ, तो इसमें से अगर मैं 100% हटा दूं तो मेरे पास कितना रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 75%। ये 75% वो होंगे जो दोनों में पास हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, दोनों को। ध्यान रखना जो भी वैल्यू 100 से ऊपर जाए, 100 से ऊपर जाने वाली वैल्यू को हम दोनों में शामिल कर देते हैं। तो 75% दोनों में पास है और जिनकी संख्या आपको बताई है कितना, 150। तो आपको ये बताना है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखें 75% बराबर है 150 के, तो यहां से 1% बराबर होगा 2 के। 75 दूनी 150 और 1% 2 के बराबर है। मुझे कुल संख्या निकालनी है, कुल कितनी होती है 100%। जब 1% 2 के बराबर है तो 100% बराबर होगा 200 के। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बात क्लियर है सबको। बहुत आसान पैटर्न है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो चीजों को बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो चाहो तो एक बार फिर से देख लो, 90% पास हुए थे पहले विषय में, 85% दूसरे में। मैंने दोनों का टोटल किया तो मुझे मिला 175%। अब मुझे मालूम है कोई भी चीज 100% से ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकती। तो आप ये देखो अगर 175 हो रहा है तो 100 से कितना ऊपर जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है ये 75%। ये 75% कौन है, ये वो हैं जो दोनों में पास है, और दोनों में पास होने की संख्या कितनी है, 150 है। तो 75% को मैंने इक्वल रखा 150 के, तो 75 से कैंसिल किया, 150 को 2 टाइम्स, 1% बराबर 2 आ गया, तो 100% बराबर 200 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 200। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। आप देखो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रतिशत। और आप यहां से सबसे पहले क्या निकाल लो, आप निकाल लो टोटल फेल कि कुल मिलाकर कितने फेल हुए। 34 फेल हुए हैं पहले में, 42 फेल हुए हैं दूसरे में, और 20 फेल हुए हैं दोनों में। अगर इसका टोटल किया तो ये आपका हो जाएगा 76। 34 और 42 76, 76 में से आपने 20 कम कर दिया तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 56%, 56%। एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो 56% जो है वो ऐसे छात्र होंगे जो फेल हो गए। अब आप बताओ कि अगर 56% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे। यहां से पास का परसेंटेज बताना बहुत आसान है। पास वाले कितने रहे होंगे, ये रहे होंगे हमारे 44%, राइट। तो क्योंकि टोटल 100 करना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 44। बस आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने ये पूछा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, जो कि कितना आ रहा है 44। आप देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला 56 उसने ऑप्शन लिया है, यानी कंफ्यूज करने की उसने पूरी कोशिश की है। फिर अगर कोई और गड़बड़ करेगा तो उसके लिए फिर
कैलकुलेशन मिस्टेक होने पर 44 का हो सकता है कोई 54 कर दे, है ना, 50 भी लिया है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसने पूछा क्या है और कोशिश ये करनी है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा जो टाइप है, ये किन्हें बता रहा है, ये बता रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न को, जिसमें हम एन ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर सीधा सीधा समझें तो जो चीज दोनों में है उसे माइनस कर देना है, और उसके बाद जो चीज पूछी जा रही है उसका आपको आंसर करना है। क्लियर?